नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ दिसंबर माह की प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में सभी विषयों के प्रश्न दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछे गए होते हैं और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए इन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। दोस्तों सार संग्रह में सबसे पहले हमारे पास विषय दिया गया है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित जितने भी प्रश्न इसमें सार संग्रह में दिए गए हैं तो पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास, भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बराबर गुफाएं किस काल की है? तो इसका आंसर है मौर्य काल की। उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था कौन? तो इसका आंसर है प्रवाहन ज्वाली। तीसरा प्रश्न है, मनुस्मृति में सरस्वती और दशदती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता था किस नाम से? तो ब्रह्मावत किस नाम से? चौथा प्रश्न हमारे सामने, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर है 1784 में। तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर 1784 में हस्ताक्षर किए थे। पांचवा प्रश्न है, चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका आंसर है अर्थववेद का। छठा प्रश्न है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है शतुद्री यानी कि सतलुज, परुष्णनी यानी कि रावी, अस्कनी यानी कि चिनाब, वितस्ता यानी कि झेलम, विपाशा, व्यास, गोमल, गोमती, कुभा, काबुल, दशदती, सरस्वती, सदानीरा जिसे गंडक कहा जाता है आज, और कुरुमु जिसे कुर्रम कहा जाता है, और सिंधु जिसे सिंधु कहा जाता है, और सुवस्तु जिसे स्वात कहा जाता है। सातवां प्रश्न हमारे सामने, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर है भरतों के। आठवां प्रश्न है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती की। चंड प्रघोत महासेन कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर है अवंती का। 10वां प्रश्न है, कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो इसका आंसर है इंद्र, मित्र, नास्ते एवं वरुण। तो बोगज कोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, नास्ते एवं वरुण का उल्लेख किया गया है। आगे नेक्स्ट सेक्शन अब हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न, तो इन्हें भी हम पढ़ते हैं। तो 11 प्रश्न से है ये। तो 11 प्रश्न हमारे पास, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो इसका आंसर है भगत सिंह का। 12वां प्रश्न है, 1906 में कलकत्ता में आयोजित हुए कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी थे। 13वां प्रश्न हमारे सामने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिप्टन के। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिप्टन के शासनकाल में पारित किया गया था और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ये आप जरूर याद रखें। 14वां प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन के शासन काल में और जो इल्बर्ट विधेयक है ये 1883 ईस्वी में पारित किया गया था, लॉर्ड रिपन के शासन काल में। 15वां है हमारे पास, कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? तो 19 समझौता कब हुआ था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 16वां प्रश्न हमारे सामने, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। 17वां प्रश्न हमारे सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में त्रिपुरी स्थित है। 18वां प्रश्न हमारे सामने, 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। 19वां प्रश्न हमारे सामने, शिकागो यूएसए में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषय वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर 1893 में। ये बहुत भारी प्रश्न पूछा जाता है तो इसको आप जरूर याद रखें, 1893 में। 20वां प्रश्न है, यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है सर शिवस्वामी अय्यर का। दोस्तों आगे नेक्स्ट सेक्शन अब हमारे पास भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए सार संग्रह में हैं तो हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो 21वें प्रश्न से शुरू है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद जो 16 है वो नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है और उसको अधिकार देता है। 22वां है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों
को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। 23वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक क्या? वैधानिक अधिकार। इसका आंसर है वैधानिक अधिकार। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि ये वैधानिक अधिकार माना जाएगा। 24वां प्रश्न हमारे सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो इसका आंसर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 26वां प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 27वां प्रश्न हमारे सामने, राज्यसभा विघटित हो जाती है? तो इसका आंसर है कभी नहीं। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। जो राज्यसभा के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवा से निवृत्त हो जाते हैं और इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और जो राज्यसभा का जो गठन है उसका जो अनुच्छेद 80 में दिया गया है और राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। 28वां प्रश्न हमारे सामने, किसी विधान मंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। 29वां प्रश्न हमारे सामने, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर है 4। 30वां प्रश्न है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 6 में। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आकर जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान जो है उनका वर्णन अनुच्छेद 6 में दिया गया है। दोस्तों आगे नेक्स्ट जब हमें दिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो इसका 31वां प्रश्न है, 49वीं समांतर रेखा डैश के बीच की सीमा है? तो किन 2 राज्यों के बीच की सीमा रेखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। 32वां है, पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 33वां प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन 2 राज्यों के बीच है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु एवं केरल के बीच है। 34वां प्रश्न हमारे सामने, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो इसका आंसर है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है मैंग्रोव वनों में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। माउंट जैपिनो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। किस राज्य में शत्रुंजय आंतरिक दुश्मनों के खिलाफ जीत का स्थान पहाड़िया स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़िया कहाँ स्थित है? तो पालिताना शहर भावनगर जिला गुजरात में। ये आप जरूर याद रखें। 39वां प्रश्न हमारे सामने, 20वीं सदी के गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है किसे? सोयाबीन को। सोयाबीन को गोल्डन बीन के रूप में जाना जाता है जिसे ग्लाइसिन मैक्स भी कहते हैं। राजस्थान की झमर कोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है रॉक फॉस्फेट के लिए। राजस्थान की झमर कोतरा खदान रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता का। तो इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। 41वां प्रश्न है, संकेतक प्रजातियां हैं? तो संकेतक प्रजातियां वे होती हैं वे वनस्पतियां और जीव जो पर्यावरण में एक विशेष लक्षण या परिवर्तन को परिभाषित करती हैं। 42वां है, मुसेल वॉच प्रोग्राम है क्या? तो तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रभावों का आंकलन करने के लिए एक वैश्विक परियोजना है मुसेल वॉच प्रोग्राम। 43वां प्रश्न हमारे सामने, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में जो स्थित है। 44वां है, किस झील को तैरती झील के रूप में भी जाना जाता है? तो लोकतक झील जो कि मणिपुर में स्थित है। 45वां है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। 46वां प्रश्न है, जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य क्या है? तो प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र का सतत उपयोग, जीवन रक्षक प्रणालियों को बनाए रखने के लिए ये जैव विविधता संरक्षण के उद्देश्य है। 47वां प्रश्न हमारे सामने, दुनिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है 1979 में। 1979 में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। 48वां प्रश्न है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को पहले जाना जाता था? तो इसका आंसर है अणिमाली वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। तो पहले इसे अणिमाली वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को। 49वां प्रश्न है, एक लुप्तप्राय प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसके निकट भविष्य में या तो दुनिया भर में या किसी विशेष राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में विलुप्त होने की संभावना है। 50वां प्रश्न हमारे सामने,
पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा है। पारिस्थितिक निकाय में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। दोस्तों अगर नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो इसका 51वां प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? मंदी के साथ मुद्रास्फीति का पाया जाना। मंदी के साथ मुद्रास्फीति का पाया जाना स्टैगफ्लेशन होता है। 52वां प्रश्न है, किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 53वां प्रश्न हमारे सामने, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकल्प में 15 वर्षों के लिए कुल कितने लक्ष्यों को प्राप्त करने का निर्धारण है? तो इसका आंसर है 17 लक्ष्यों का। 54वां प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है थोक मूल्य सूचकांकों। 55वां है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि? इसका आंसर है यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। 56वां प्रश्न हमारे सामने, देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा संसद के समस्त पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है बजट के बारे में। 57वां प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। 58वां है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए कैलोरी अंतर्ग्रहण कितना है? तो 2100 कैलोरी निश्चित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी निश्चित की गई है, जो कि गरीबी रेखा से अगर मतलब जो 2400 कैलोरी से कम लेते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, और जो सिटी में रहते हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, अगर वो 2100 कैलोरी से कम लेते हैं तो उन्हें गरीब माना जाएगा। 59वां प्रश्न हमारे सामने, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आंकलन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। 60वां प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है डी.टी. लाकड़ा वाला। दोस्तों आगे नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित प्रश्न। तो 61वां प्रश्न हमारे सामने, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो इसका आंसर है वैद्युत ऊर्जा का। 62वां है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका आंसर है जड़त्व। 63वां प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इसका आंसर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः क्वथनांक आ जाता है। 64वां प्रश्न हमारे सामने, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका आंसर है तीसरा गति नियम के उपयोग से। तीसरे गति नियम के उपयोग से वह अपने आप को तट पर ला सकता है। 65वां है, न्यूट्रॉन की खोज डैश के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? चैडविक के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। 66वां है, आयरन का निर्माण अयस्क से किया जाता है, हीमेटाइट से। अयस्क का निर्माण हीमेटाइट अयस्क से किया जाता है। 67वां है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना है। तो इसका आंसर है अनुप्रस्थ प्रकृति की। 68वां है, एक लटकते कालीन को डंडे से पीटने पर उसे धूल के कणों का बाहर निकलना। यह प्रक्रिया उपयुक्त उदाहरण है किसका? तो इसका आंसर है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का। नेक्स्ट हमारे सामने, यदि एक बंदर के लिए पृथ्वी सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है तो हाथी के लिए पलायन वेग क्या होगा? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही होगा। 70वां है, परमाणु का प्रथम प्रारूप किया था। तो इसका आंसर है जे थॉमसन द्वारा। दोस्तों अगर नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास खेल कूद। तो 91वें प्रश्न हमारे सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1905 में। 92वें प्रश्न हमारे सामने, फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? तो रोलैंड गैरोस। 93 है, नोवाक जोकोविच किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1881 में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 1881 में। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? तो 1877 में। 1877 में पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था। सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो इसका आंसर है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर जो खेले जाते हैं वो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेले जाते हैं, और ग्रास कोर्ट पर खेला जो जाता है वो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है, और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, लाल बजरी पर यह खेला जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कृषि, तो कृषि से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हम देख लेते हैं। तो 101 वो प्रश्न हमारे सामने, एक ऐसी भू संपत्ति जहां बिक्री के लिए एक नकदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। बागवानी नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें शामिल है फल, सब्जियां, फूल, औषधीय और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपण फसलें और मसाले। 103 वह है जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक खेती। मिश्रित खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें फसल उगाना और पशुधन बढ़ाना दोनों शामिल है। सामूहिक खेती एक प्रकार की खेती है जिसमें एक खेत या खेतों का एक समूह है जिसे खासकर एक साम्यवादी देश में एक इकाई के रूप में संगठित किया जाता है और राज्य पर्यवेक्षण के तहत मजदूरों के एक समूह द्वारा प्रबंधित और सहकारी रूप से काम किया जाता है। 106 प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से। बागवानी और शहद से स्वर्ण क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति जो है वो चमड़ा और कोको से संबंधित है। मूंगा रेशम भारत के इनमें से किस राज्य से संबंधित है? असम से। कौन सा राज्य भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसे आप जरूर याद रखें। 110वां प्रश्न है, उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? धूसर से, यानी कि ग्रे कलर से। दोस्तों आगे नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो 111वां प्रश्न हमारे सामने, बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक कौन सी निविष्ट तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है MICR। 112वां प्रश्न है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 113वां प्रश्न है, डैश एक संसाधक के आंतरिक डेटा बस में बिट्स की संख्या होती है। यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो इसका आंसर है वर्ड लेंथ। इसका आंसर है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटाबेस में बिट्स की संख्या होती है। यह बिट्स की वह संख्या भी होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। 114 प्रश्न हमारे सामने, किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर है क्लॉक स्पीड। इसका आंसर है क्लॉक स्पीड। 115वां प्रश्न है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। तो इसका आंसर है प्रथनकों पर आधारित थी। 116वां प्रश्न है, आपने अभी अभी विंडोज 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित यानी कि इंस्टॉल की है उसमें नए खंडों, वॉल्यूम बनाने और डिस्क को सारूपित फॉर्मेट करने के लिए आप किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग करेंगे। 117वां प्रश्न हमारे सामने, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डैश का प्रयोग किया जाता था। तो इसका आंसर है निर्वात नलिकाओं का, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में। 118वां प्रश्न है, डेटा संचार के लिए फाइबर विद्युत की अपेक्षा डैश पर निर्भर होता है जो अति उच्च गति के उन इंटरनेट संसाधनों की सुविधाएं प्रदान करता है जो उच्च बैंडविड्थ संभालने में सक्षम होते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश। 119वां प्रश्न है, ADSL डैश डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा में प्रदान करता है। तो इसका आंसर होगा उच्चतर। ADSL उच्चतर डेटा दरों को अंतिम प्रयोक्ता से केंद्रीय कार्यस्थल तक ऊपरीगामी दिशा की अपेक्षा केंद्रीय कार्यस्थल से अंतिम प्रयोक्ता तक अधोगामी दिशा प्रदान करता है। 120वां प्रश्न हमारे सामने, वेब विकास में डैश एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। तो इसका आंसर है मैश अप। वेब विकास में मैश अप एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं का संयोजित करता है। दोस्तों आगे नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास विविध, मल्टीपल, तो इनसे संबंधित जितने प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय के। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो का जो ध्येय वाक्य है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है।
दारा शिकोह किस सूफी परंपरा का अनुयायी बन गया था? तो इसका आंसर है कादरी सिलसिले का। चतुर्भुजी विष्णु अंकित किस सिक्के जारी किए गए थे? तो हु विश्क के द्वारा। हु विश्क के द्वारा चतुर्भुजी विष्णु अंकित सिक्के जारी किए गए थे। 125वां प्रश्न है, मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई है और दूसरा है क्या? कथकली। कथकली। मोहिनी अट्टम दो शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जिसकी उत्पत्ति केरल में है और दूसरा जो है वो कथकली है। 126वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? तो इसका आंसर है थिलाना भरतनाट्यम का एक रूप है। 127वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मौसू महोत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट आदि त्योहार है किस राज्य के? मिजोरम के। मिजोरम राज्य के ये त्योहार है चापचारकूट, मीमकूट, पावलकूट। 129वां प्रश्न है, बिहू, माजुली महोत्सव, अंबुवाशी महोत्सव आदि आयोजन कहाँ के हैं ये? तो ये भी मिजोरम के हैं। यह हमारा अंतिम प्रश्न है सार संग्रह का। तो मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है जो वो मटकी है। दोस्तों ये थे दिसंबर माह की प्रतियोगिता दर्पण में दिए गए सार संग्रह, और सार संग्रह में सभी प्रश्न एग्जाम सिलेक्टेड ही दिए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।